आज हम कार्बन कार्बन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के F2 में आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक की यात्रा में आपने देखा कैसे होमो कपलिंग रिएक्शन से क्रॉस कपलिंग रिएक्शन की तरफ धीरे धीरे हमने शिफ्ट किया। हमारे वैज्ञानिक समाज ने कैसे शिफ्टिंग किया, उन्होंने ये बताया जब पूरा यूरोप तबाह हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसको यूरोपियन वार 1 यूरोपियन वार 2 के नाम से हम बोल सकते हैं। वर्ल्ड वार कहना इतिहास के साथ मानवता के साथ नाइंसाफी होगा। फिलहाल इतिहास को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री के इतिहास को समझते हैं। अब वैज्ञानिकों ने क्रॉस कपलिंग तो जनरेट कर दिया था, इसको समझ लिया था। इसमें अलग अलग खैरात से लेके ग्रिग्नार्ड रेजेंट का भी बहुत बड़ा उपयोग रहा है। अब आगे चुनौती थी द नेक्स्ट एम्बिशन फॉर एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट के सामने। अगला पड़ाव था कि क्या कौन कौन से पड़ाव था, 2 पड़ाव थे जिसको हम यहाँ पर आपके सामने। पहला था कंट्रोलिंग द रिएक्टिविटी और दूसरा था कंट्रोलिंग द सेलेक्टिविटी। सबसे पहले ओवर रिएक्शन को हमें रोकना था। क्या करना था? ओवर रिएक्शन को हमें रोकना था और हमें इम्प्यूरिटी को, जो दूसरे सेलेक्टिविटी, हमें ये देखना जो हम बनाना चाह रहे थे, मतलब हमारा प्रोडक्ट बने, इम्प्यूरिटी प्रोफाइलिंग को रोकना था। इम्प्यूरिटी क्या होती है? जो रिएक्शन जो आप बनाना चाहते हो, डिजायर प्रोडक्ट डी बनाना चाहते हो, डी के अलावा बाकी कोई भी चीज और बनती है उसको इम्प्यूरिटी बोलते हैं। डिजायर प्रोडक्ट के अलावा बाकी जो सारी चीजें होती हैं वो इम्प्यूरिटी की कैटेगरी में आती हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ अगली चुनौती थी हमारे वैज्ञानिकों के सामने कि कैसे रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए, ओवर रिएक्शन को रोका जाए। और दूसरा था कि जो हम डिजायर प्रोडक्ट बना रहे हैं वही बने, मतलब जिस फंक्शनल ग्रुप पर, जिस पोजीशन पर, जिस रिएक्टिव सेंटर पर हम चेंजेस चाहते हैं वहीं पर चेंजेस हो। चेंजेस रिएक्शन को, चेंजिंग मतलब रिएक्शन, रिएक्शन मीन चेंजिंग। तो डिजायर प्रोडक्ट ही बने, इम्प्यूरिटी ना बने। ये दो हमारे वैज्ञानिक समाज के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। इसको करने के लिए उन्होंने ढेर सारे नए एक्सपेरिमेंट किए। इसको करने के लिए ढेर सारे नए एक्सपेरिमेंट किए गए और उन्होंने उन्होंने बहुत सारे वेरिएशन किए दोनों में। किसमें? नेचर ऑफ कैटलिस्ट और ऑर्गेनोमेटेलिक कपलिंग रेजेंट में ढेर सारे वेरिएशन किए। किसका किसके साथ सेटिंग हो जाता है ये हम चेक करने लगे। वैज्ञानिक समाज ये सेटिंग करने में परेशान था यार, किसके साथ किसका कराएं। फिर शुरुआत होती है फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट का जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इसका एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, और जिसने कई नोबेल प्राइज दिलाए हैं। उसका नाम है द राइज ऑफ पैलेडियम मेटलिस्ट, द राइज ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। जो पैलेडियम की खोज, तो वैसे हम इतिहास के पन्नों में देखें तो 1802 में ही वोल्स्टन ने इसका खोज कर लिया था, लेकिन उनके द्वारा जो एक्सट्रैक्ट किया गया पैलेडियम था उसका उन्होंने 97% पैलेडियम का वो उपयोग नहीं कर पाए, उसको बेच नहीं पाए, क्योंकि उनके उनके मरने तक, उनके जीवन के अंतिम घड़ी तक कोई भी मार्केट में इसका सोर्स नहीं था कहां पर बेच पाए। कोई भी चीज बनाना आसान होता है, उसका बेचना भी तो होना चाहिए। मार्केटिंग के बिना आप कितनी भी अच्छी चीजें बना लो, आपकी सारी चीजें बेकार हैं। और उन्होंने अपने लाइफ में, मान लो उन्होंने जितना बनाया था उसका 3% के लगभग ही यूज कर पाए, तो भी रिएक्शन के लिए यूज हुआ था। बाद में जैसे ही फर्स्ट वेव आया, फर्स्ट वेव की शुरुआत होती है 1968 टू 1976। 8 सालों का इसका सफर होता है फर्स्ट वेव का। इसको नगरीय सभ्यता से जोड़कर देखिएगा। कुछ समय के लिए सिंधु घाटी सभ्यता होती है, लेकिन दुनिया के सामने जो नगरीकरण की उत्तम व्यवस्था उसने प्रस्तुत कर दी, शायद आज तक भी वो देखने को नहीं मिलता। ठीक वैसे फर्स्ट वेव में हमने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए और हमने ढेर सारे नई चीजें, नित्य नवीन नूतन एक्सपेरिमेंट करते गए। और जैसे फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ तब तक पैलेडियम रसायन की दुनिया का बादशाह बन चुका था, लेकिन इसके अपने कजिन ब्रदर्स भी थे, जैसे निकिल और प्लेटिनम से उसकी होड़ लगी हुई थी। सत्ता के संघर्ष बढ़ती जा रही थी, मैं ज्यादा एप्लीकेबल हूं या पैलेडियम है या निकिल है, इन सब में आपस में लड़ाई चल रही थी। इसी बीच वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका था, यूरोप में रिबिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सामने कपलिंग रिएक्शन को, कपलिंग केमिस्ट्री को एक नया रूप देने की तैयारी भी चल रही थी। इसके लिए जरूरत थी मटेरियल की, इसके लिए जरूरत थी मटेरियल की। और मटेरियल हमें कैसा मिलना चाहिए? मैं यहाँ पे यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के संदर्भ में बोल रहा हूँ। यूरोप को डेवलप होने के, रिबिल्डिंग या रिकंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत थी मटेरियल की, और मटेरियल चाहिए थे सस्ता, जैसे प्लास्टिक, फाइन केमिकल्स। इसके लिए जो यूरोप की इकोनॉमी को बूम कर सके, आगे बूस्ट कर सके। और इसी क्रम में क्या हुआ? वॉकर केमिकल सेंटर
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी WCCRI ने ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ एथिलीन को डेवलप किया, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया। इन्होंने क्या किया, एथिलीन को पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में इन्होंने रिएक्शन कराया और एथिलीन का एल्डिहाइड बना। ये पहला रिएक्शन था जिसमें पैलेडियम कार्बन अलाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन 1959 के लगभग डेवलप किया गया था। अब जरूरत होती है आगे एक नया चीज आता है, उसका नाम है हेक रिएक्शन। हेक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हेक अगर क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में फर्स्ट क्रॉस कपलिंग ऑथराइज, जिसको हम वैल्यू देते हैं, जिसको हम मान्यता देते हैं, फर्स्ट क्रॉस कपलिंग रिएक्शन कौन सा है, हेक रिएक्शन। याद रखना, बहुत ही अच्छी चीज है। फर्स्ट क्रॉस कपलिंग रिएक्शन कौन सा है, पैलेडियम क्रॉस कपलिंग रिएक्शन कौन सा है, फर्स्ट पैलेडियम कैटालाइज रिएक्शन कौन सा है, हेक कपलिंग रिएक्शन। ये एक नए प्रकार के रिएक्टिविटी था क्योंकि इसमें पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स बनाया जाता था जो क्रॉस कपलिंग रेजिएंट की तरह काम करता है। ये आपके इसके मैकेनिज्म में भी आप आसानी से देखते होंगे। और अपने एक्चुअली क्या हुआ, एक रिचार्ड हेक नाम का लड़का था जो अपनी पोस्ट डॉक्टरल की स्टडी करने के बाद हरकुलस पाउडर कंपनी ज्वाइन करता है, जहां उसको काम दिया जाता है, किस काम के, डूइंग समथिंग विद ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के साथ कुछ नया करो। फिर उस लड़के ने, हेक ने, जो अभी पोस्ट पीडीएफ पर के आया हुआ था, उसने ही इन्वेस्टिगेटेड द केमिस्ट्री ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। उन्होंने कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स पर ढेर सारा काम किया। यद्यपि उनका यह काम तो बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन आप कितना भी अच्छा काम करो, अगर इंडस्ट्री के पर्पज से उसका उपयोग नहीं होता है तो आपका काम कितना महान एक्सपेरिमेंट हो, कितना आप पूरी जिंदगी खपा दो, बेकार होता है। तो जो कोबाल्ट कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स पर हेक ने काम किया था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत इंटरेस्टिंग काम था, लेकिन इसका कोई भी प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन नहीं था। इसलिए वॉकर प्रोसेस में इन्होंने क्या किया, वॉकर प्रोसेस में पैलेडियम क्लोराइड की जगह दूसरे पैलेडियम के ऑर्गेनो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स का यूज किया, जैसे डाई मिथाइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स, डाई मिथाइल और निकल का, और ऐसे यूज करके इन्होंने, हेक और उनके साथियों ने, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर अब हेक ने अपना सारा ध्यान आकर्षित किया अराइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स पर। उन्होंने देखा, हेक ने ऐसा देखा कि हेक के साथ साथ एक वैज्ञानिक थे, वे इनके साथ अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दोनों लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका नाम था मिजोरोकी। मिजोरोकी ने भी इंडिपेंडेंटली अपना अलग से काम शुरू किया था, और ये दोनों लोग मिलकर एक रिएक्शन डेवलप किए थे। मैं हेक के रिएक्शन की बात कर रहा हूं यहाँ पर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस रिएक्शन को इन्होंने लिथियम पैलेडियम कॉम्प्लेक्स लिया था, और इसमें आगे CuCl2 का यूज करके, आप देखा जाए तो जो वॉकर प्रोसेस है उसी की जैसा इन्होंने, हेक ने ये 1968 में ये प्रपोज किया था, और ये जो रिएक्शन होता है इस प्रकार से होता है। एक कपलिंग हो जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम था कि जो यहाँ पर HG यूज किया गया था, मरकरी, इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है। टॉक्सिक इफेक्ट के लिए के कारण आर्गेनो मरकरी का यूज नहीं कर सकते, इसके अल्टरनेटिव का यूज किया गया था। इसके अल्टरनेटिव का यूज करके हेक ने बताया कि अगर हम दूसरे अल्टरनेटिव का यूज कर लें, जैसे ए इस प्रकार के कैटलिस्ट का यूज करके, इस प्रकार के रिएजेंट का यूज करके कपलिंग कराएं। इन्होंने यहाँ पर पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स लिया था, कौन सा कॉम्प्लेक्स, 1 मोल इक्विवेलेंट लिया था, और यहाँ पर बेस लिया था एन ब्यूटाइल अमीन, और 2 घंटे में रिएक्शन हो गया था 100 डिग्री टेम्परेचर पर। इन्होंने ये रिएक्शन करा के देखा कि अगर इसका कपलिंग कराया जाए तो आसानी से कपलिंग रिएक्शन दे देता है। यहाँ पर अराइल ग्रुप लगा हुआ है 75% इली के साथ। जो ये एक्सपेरिमेंट था केवल एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, इस बेस पर आगे ढेर सारे काम हुए, और ये जो पहला पैलेडियम कैटालाइज्ड कपलिंग रिएक्शन था जिसको हेक ने डेवलप किया था। और इसके साथ हेक के साथ साथ एक दूसरे वैज्ञानिक थे मेजरोकी,
उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का रिएक्शन डेवलप किया था अराइल बेंजाइल और स्टेराइल हैलाइड को अल्कीन के साथ कपलिंग करा के। इसलिए बाद में जब रिएक्शन का नाम दिया गया तो मोजरोकी के काम को भी प्रशंसा देने के लिए इसका नाम पड़ा मोजरोकी हेक रिएक्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टरली स्टीरियो सेंटर in an intramolecular fashion coupled with the development of asymmetric versions would afford the Mizuroki-Heck reaction a unique place in the arsenal of method available to synthetic chemist। अब पैलेडियम केमिस्ट्री और कपलिंग केमिस्ट्री के बढ़ते क्षेत्र के दो अलग अलग क्षेत्रों में जो तालमेल बैठाने के लिए हेग ने भविष्य के लिए पैलेडियम को अति महत्वपूर्ण मेटल कैटलिस्ट बना दिया और एक न्यू टाइप का क्रॉस कपलिंग रिएक्शन जनरेट हुआ जिसको हम अभी आपसे नाम बताए जिसको कहा जाता है मिजोरोकी हेक रिएक्शन। मिजोरोकी हेक रिएक्शन डिफर्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रीवियसली रिपोर्टेड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन ऑन one crucial point क्या था? The lack of an obligatory perform organometallic species as one of the coupling partner। यहाँ पे इन्होंने कपलिंग पार्टनर के रूप में एक दूसरे ट्रांजिशन मेटल का ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज का यूज किया था। और बाद में फिर क्या हुआ, कोरी कुमारा रिएक्शन आए और कोरी कुमारा रिएक्शन ने भी ग्रिग्नार्ड के आधार पर ही अपना काम किया। तो दोस्तों आज जो हमने बताया फर्स्ट वेव के बारे में, फर्स्ट वेव मतलब क्या होता है? द राइज ऑफ पैलेडियम केमिस्ट्री या पैलेडियम कैटलिस्ट कर सकते हैं। इसमें आज हमने आपसे चर्चा की हेग के रिएक्शन को जिसको मेजोरोकी हेग कहा जाता है। ये 1968 से 1976 के बीच इसका डेवलपमेंट किया गया। दोस्तों आगे के एपिसोड में हम आगे की कहानी आपसे बताएंगे। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कोई महत्वपूर्ण सुझाव आपको लगता होगा, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होगा कि या किसी नए टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करूं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।